तो आज आपके भैया जी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसमें से मेन टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग का, कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसमें एक लेक्चर लगेगा, ये दोनों को करने में एक लेक्चर लगेगा कि केमिकल रिएक्शन की कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पहला टॉपिक आएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, या फिर बोलेंगे जिसको क्या एग्जांपल लेंगे, जैसे वाटर को क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं ना, H2 + O2 goes to 2H2O लिखते हैं ना, उसी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन वही है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर इसमें पढ़ना है कि क्यों हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। और फोर्थ में आता है अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप प्रोसीजर है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब कि केमिकल जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, मतलब कि केमिकल इक्वेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऊपर में जो बताया है वो केमिकल रिएक्शन का है और नीचे जो है वो केमिकल इक्वेशन का है। फिर इसका भी एक लिमिटेशन होगा, तो लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ें कि इसका क्या क्या लिमिटेशंस है। फिर थर्ड टॉपिक में आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो एलिमेंट को मिला के एक एलिमेंट बनता है, उसी को कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और डिकम्पोजिशन इसका उल्टा हो जाएगा कि एक एलिमेंट को तोड़ के दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब कि एक कंपाउंड को तोड़ के दो अलग अलग एलिमेंट में बट जाए, उसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वही डिस्प्लेसमेंट हो गया कि एक कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे से शिफ्ट हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि अभी उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो टॉपिक वाइज समझेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर लास्ट का टॉपिक जो होगा वो छोटा होगा, जो कि कोरोजन होगा, रस्टिंग होगा और रेंसिडिटी होगा। तो इसमें बगल में दिखाया है कि इसके बगल में वो एक लेक्चर है, इसके बगल में 3 लेक्चर है, इसके बगल में 3 लेक्चर है, इसके बगल में 1 लेक्चर है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है कि इतने लेक्चर लग सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 1 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 लेक्चर लगेंगे ना। लेकिन उतना गारंटी नहीं है कि 8 लेक्चर लगेगा, लेकिन कम तो लगेगा नहीं, इतना हम गारंटी देते हैं कि कम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा भले लगेगा लेकिन कम नहीं लगेगा। और कुछ बीच बीच में इसका क्वेश्चन भी चलेगा, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे लिंक में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में हम अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए अगर जाना हो तो ठीक है, नोट्स के लिए जाना हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। सिर्फ नोट्स ही नहीं, मतलब कि क्वेश्चन भी, अदर क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया,
वो सब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेन जो रहता है, मेन टॉपिक रहता है इसमें, ये मेन टॉपिक यहाँ पे होता है, ये वाला बैलेंस और बैलेंसिंग और ये अनबैलेंस। खासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसे बहुत लोग फंसता है कि कैसे इक्वेशन बैलेंस हुआ। इसलिए इसको शायद हमको लगता है ये 3 लेक्चर नहीं हो के 4 लेक्चर में होगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको समझाने के लिए टाइम लग जाएगा हमको, तो टाइम लगेगा। फिर इसमें पहला टॉपिक में तो उतना कोई खासा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। फिर यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में आ सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल आएगा इसके एग्जाम्पल्स। इसका मेन मतलब कि इसका जो मेन टॉपिक है वो इसका एग्जाम्पल आएगा। इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट रहता है कि पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। और यहाँ पे भी तीन मार्क्स में 3 मार्क्स में कोई एक आ सकता है, कोरोजन, रस्टिंग और एसिडिटी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो, ठीक है। और पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक डेली लाइफ का एग्जांपल देना चाहते हैं, तो पहले डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कि आप लोग कहाँ पे डेली लाइफ के एग्जांपल बता देते हैं कि कहाँ पे आप लोग रिएक्शन देखते हैं, लेकिन वो कभी सोचें कि ये सब डेली लाइफ में ये सब कैसे हुआ। पहला एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी से ही लिया है कि 10th में एनसीईआरटी पहला प्रायोरिटी पे रहता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। पहला एग्जांपल, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब कि हम लोग जैसे दूध को रख देते हैं गर्मी के दौरान, ये दूध को रख देते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं किचन में, कि क्या होता है। या फिर उसको बोलेंगे कि मिल्क में मतलब 1 चम्मच दही मिला दिए, 1 चम्मच दही मिलाने पर फिर उसको छोड़ दिए, और फिर अगले दिन देखते हैं वो जो 1 चम्मच दही है वो अब पूरा एक कटोरी में बन गया। मतलब कि एक कटोरी मिल्क लिए, मतलब कि रखते हैं ना, मिल्क रखते हैं ना, जैसे कि देखिए इतना अमाउंट में हम मिल्क रखें, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 1 स्पून कर्ड इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। 1 स्पून कर्ड ऐड किया है, ठीक है। फिर जब कुछ टाइम के बाद, मतलब कि नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले दिन देखते हैं, तो वो जो है वो मिल्क ना बन के वो कर्ड बन जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, कभी गौर किया है कभी ये सब कैसे हो जाता है? क्लास 9 में तो पढ़े होंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वो थोड़ा सा उसको भी रिकैप कराएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर बोलेंगे कि गर्मी के टाइम में मिल्क को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होने लगता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अगर आयरन नेल है उसको हम लोग छोड़ दिए, मतलब कि मॉइस्चर
कौन से मौसम में आता है? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में हम लोग आयरन नेल को ऐसे ही छोड़ दिए खुला आसमान में, ह्यूमिड टेम्परेचर पे आयरन को छोड़ दिए, तो क्या होता है? आयरन रस्ट करने लगता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है एन आयरन नेल इज लेफ्ट exposed to humid atmosphere, कि आयरन नेल को हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे हम लोग छोड़ दिए, तो क्या होता है? रस्टिंग होना शुरू हो जाता है आयरन नेल में धीरे धीरे। या फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो रोज का होता है कि खाना बनाना, फूड इज कुक्ड, कि खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं तो क्या होता है, कैसे खाना बनता है। या फिर चौथा एग्जाम्पल लेते हैं कि खाना बन गया, ठीक है, खाना बन गया, या फिर वही खाना हम लोग खा लिए, ठीक है, खा लिए और वो डाइजेस्ट हो गया। तो वो डाइजेस्ट कैसे किया, डाइजेस्ट कैसे हुआ हमारे बॉडी में, फूड जो है वो डाइजेस्ट कैसे हुआ है? तो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ठीक है। फूड कैसे डाइजेस्ट किया हुआ, कैसे डाइजेस्ट किया हमारा बॉडी में, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि खाते गए और डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा है और एक समय आया पेट फट गया, ले, कुछ तो होता ही होगा ना कि ये खाना को पचा देता है, तभी हम लोग अगले दिन खाना खाते हैं। तो कुछ तो होता ही होगा, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस तो होते ही होंगे जो कि फूड को जो है ख़त्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, या फिर उसको बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी सब को जानेंगे कि ये सब कैसे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब असली टॉपिक पे आते हैं। ये था डेली लाइफ एग्जाम्पल, तो उतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा रूबरू करा दिए कि डेली लाइफ एग्जाम्पल में क्या क्या था। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री होता क्या है मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री होता क्या है? तो बताते केमिस्ट्री क्या होता है। ये जनरली देखिए, जो साइंस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो है फिजिक्स, वो एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, या फिर बोले तो बायोलॉजी। हायर स्टडी में बायोलॉजी बोल जाता है, लेकिन हम लोग को क्या मतलब है, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री होता है वो 10 तक तो ठीक है केमिस्ट्री है, लेकिन 11-12 में आके ये केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। फिजिक्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे और ना बायोलॉजी को, तो केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि अभी टॉपिक पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ा बता देते हैं कि साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। जो साइंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। और वही जो केमिस्ट्री होता है वो 11-12 में आके, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग 10 तक पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है, लेकिन जब 11-12 में आते हैं, 11-12 में आते हैं तो ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है।
फिजिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल में हम लोग उस केमिस्ट्री मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका फिजिकल फिनोमिनन पढ़ते हैं, PHY फिजिकल फिनोमिनन, ठीक है। फिजिकल फिनोमिनन मतलब कि क्या होता है, मतलब कि अभी जो लिए है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि फिजिकल मतलब कि इसका फिजिकल क्या चेंज होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक में हम लोग डिटेल मतलब कि इनऑर्गेनिक जनरली सब बोलते हैं, इसको रट्टा मार बोलते हैं कि ये केमिस्ट्री, ये वाला जो केमिस्ट्री है उसको ये रटने का चीज़ होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं। केमिस्ट्री को समझने मतलब साइंस होता है ये समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट ही है साइंस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट एलिमेंट्स जितना भी सब एलिमेंट्स 118 के 118 जितना अब मतलब कि अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में, वो है कार्बन। और सही में ये जो कार्बन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत भारी होता है। बोलने के लिए तो ठीक है, बोलने के लिए तो आसान लगेगा कि हाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट के ही पढ़ना है कार्बन, लेकिन जब धीरे धीरे हायर स्टडीज में पढ़ते जाएंगे, मतलब कि 10th में देखिएगा कि ये जो कार्बन है वो भारी पड़ने लगता है ये दोनों के मुकाबले। ये बोलिए फिर बाद बोलिएगा कि कार्बन से अच्छा तो हम यही दोनों पढ़ लेंगे, तो हम अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको लगेगा कि नहीं कि सिर्फ ये नहीं पढ़े, तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि उसका कार्बन ये जितना भी सब वर्ल्ड है वो जितना भी ये पेन हो गया, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है कैमरा उसमें भी कार्बन है, पेज में भी कार्बन है, हर चीज़ में कार्बन है। तो इसलिए इसको एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट केमिस्ट्री ब्रांच में डाल दिया गया जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया फिजिकल फिनोमिनन के बारे में, ठीक है। तब आते हैं केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए केमिस्ट्री ब्रांच का वो साइंस है जिसमें कि हम लोग कंपोजिशन या मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं जो वो चेंज करता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज ए branch of science that deals with the study of composition and the properties of matter and the transformation that it undergoes। अभी जो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन बोला है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अंडरगोज, वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बोले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, अभी उतना जोर नहीं डालने का। ये अभी 10th है तो केमिस्ट्री मान के चलिए कि केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, केमिस्ट्री है पहला।
वो 11-12 में बाद में ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। स्टडी ऑफ कंपोजिशन मतलब कि कितना अमाउंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट अंडरगोज। उसके केमिस्ट्री ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं या फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि जो मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हुआ, उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना केमिस्ट्री होता क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री है 10th के रिस्पेक्ट से हम बोल रहे हैं, जो विथ दिस मतलब जो 10th के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे तो बता दिए कि 11-12 में जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड हो जाता है। लेकिन 10th में जो केमिस्ट्री होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो कि आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में। पहला क्या होता है? फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक है, 10th के रिस्पेक्ट में जो केमिस्ट्री होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि है पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। अब उसके अलावा कोई चेंज तो होगा नहीं कि उसके अलावा और कौन सा चेंज होगा, कुछ तो होगा नहीं। फिजिकल केमिकल चेंज एक साथ तो होगा नहीं, या तो फिजिकल होगा या फिर केमिकल होगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो क्या लिखे थे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत लोग तो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं जो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो पहला है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिस्ट्री का 2 टाइप होता है, वो है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब बारी बारी से इन दोनों को पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज होता क्या, क्योंकि आप लोग 9 में पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिकैप करा देता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज होता क्या है, फोकस कर लेते हैं। फिजिकल चेंज होता क्या है कि ऐसा चेंज जिसमें कि फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज हो, मतलब कि उसका स्टेट चेंज हो, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस उसका चेंज हो, मतलब कि उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो, बट उसका जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो चेंज कभी नहीं हो, उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। मतलब कि जो पानी, जो वाटर है, वाटर 3 स्टेट में होता है। पहला आइस होता है, दूसरा तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तीसरा गैसेस फॉर्म जो कि वाटर वेपर होता है। ठीक है, इसमें जो देख रहे हैं जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो होता है H2O। तो आइस में भी H2O है, लिक्विड फॉर्म में भी H2O है, गैसेस फॉर्म में भी H2O है। मतलब कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कि उसका ओरिजिनल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो, बाकी उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं द प्रोसेस इन which a substance change its physical appearance but there is no change in its
बेसिक कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे दिखा ना फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन, मतलब कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि एक लेते हैं वाटर लेते हैं, ठीक है, H2O हम लोग केमिकल कंपोजिशन लेते हैं वाटर है, उसका H2O बोलते हैं ना, केमिकल कंपोजिशन उसका वही यही है, यानी कि केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या किए, एक तीन तरह का वाटर का फॉर्म लिए, एक सॉलिड हो गया, सॉलिड फॉर्म, एक हो गया लिक्विड फॉर्म, एक हो गया गैसियस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्या होगा? आइस होगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में वाटर बोलेंगे, और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर, ठीक है। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है ना, एक मिनट, हाँ, आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर वेपर क्या होता है? गैसियस फॉर्म होता है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है। मतलब कि हम एक आइस लिए, बड़ा मतलब रेफ्रिजरेटर्स आइस लिए, उसको फिर गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेंगे हाँ रूम टेम्परेचर बोलेंगे, हाँ रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिए तो क्या है? वाटर फॉर्म में हो गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब फिर इसको बाद में फिर वार्म किए, गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके गए, तो ये क्या में चेंज हो गया? वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं फिजिकल चेंज का पहले डेफिनेशन दिखा देते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंजेस इज फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि आइस से वाटर गया, वाटर से वाटर वेपर गया, तो ये चेंज हुआ, इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। ये आइस से वाटर गया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हुआ ना। आइस से जो वाटर गया है वो सॉलिड टू लिक्विड गया, ठीक है। और फिर वाटर से जो वाटर वेपर गया वो लिक्विड टू गैस गया, लिक्विड टू गैस, ठीक है। तो लिक्विड टू गैस गया, तो यहाँ पे जो है फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि इसका जो स्टेट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, आइस से लेकर वाटर वेपर के बीच का जो सफ़र है वो इसमें जो है उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज कर रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज, ठीक है, इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ? बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन। इसका बेसिक कंपोजिशन तो वही है ना कि वाटर जो आइस में है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O ही है ना, H2O ही है, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी H2O है, या फिर वाटर वेपर में भी H2O है। यहाँ पे केमिकल चेंज तो हुआ नहीं है कि H2O के बाद में H2O2 बन गया, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, या एल्युमिनियम बन गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। ये आइस से वाटर गया, वाटर से वाटर वेपर गया, ये यहाँ पे H2O ही है, या फिर इसको उल्टा कर देता है, कंडेंस कर देता है इसको, वाटर वेपर से वाटर गया, कूल डाउन किए तो गैस से लिक्विड बना, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। केमिकल कंपोजिशन मतलब कि फिजिकल कंपोजिशन भले चेंज हो गया कि जो गैस है वो अब लिक्विड हो गया है,
ठीक है, गैस से जो है वो लिक्विड हो गया, तो इसका जो फिजिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया, बट इसका जो केमिकल कंपोजिशन है H2O वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और फिर वाटर से फिर आइस में इसको चेंज किए, फिर इसको कंडेंस कर दिए, मतलब कि फ्रीजर में रख दिए, तो फिर इसका भी फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, बट इसका जो मतलब कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि इसका वो वाटर में भी H2O है तो आइस में भी H2O होगा, तो यहाँ पे जो है वो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंजेस इट फिजिकल अपीयरेंस बट देयर इज नो चेंज इन इट्स फिजिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसका एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल पहला तो सामने ही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। दो एग्जाम्पल तो यहीं पे हो गया, और 4 एग्जाम्पल ये बोलेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर टू आइस, लेकिन उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन अ वाटर। शरबत बनाते हैं तो शरबत में चीनी पानी दोनों मिक्स हो जाता है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें नया केमिकल बनेगा। फिजिकली तो वही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग मतलब कि ये जो सॉलिड है वो डायरेक्ट हीट होके वाटर वेपर में मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्ट हीट होके वेपर में चेंज हो जाता है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है कपूर। कपूर देखे हैं ना, पूजा में यूज होता है। या फिर फिनोप्थलीन बॉल रखते हैं, मतलब फिनाइल का गोली रखते हैं। चूहा मारने वाला गोली नहीं बोल रहा है, फिनाइल का गोली बोल रहा है। वो सब रखते हैं। वो सब क्या होता है, सब लिक्विड में चेंज नहीं होता। वो सब समय के साथ ठंडे के टाइम फिनोप्थलीन बॉल को रखते हैं ताकि बैक्टीरिया नहीं रहे। तो क्या देखते हैं, जो फिनोप्थलीन बॉल है वो समय के साथ जो है वो गायब हो जाता है। तो वो डायरेक्ट उसी को बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जो सॉलिड है वो हीट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हीट है वो आसपास के सराउंडिंग से लिया है। आसपास के सराउंडिंग से मतलब कि ठंडा होने के बावजूद भी थोड़ा सा तो चेंज होगा ना, थोड़ा सा तो चेंज होगा। आसपास से हीट लेगा, कपड़े से हीट लेगा, तो वो जाके वेपर में चेंज हो जाता है। उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। और बताए थे कि यहाँ पे फिर एक चीज़ और भी बताया था, जो फिजिकल चेंज होता है यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस का। यहाँ पे जो केमिकल कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनता है। मतलब कि जब यहाँ पे जो H2O है लिए है, पानी जो लिए है, यहाँ पे पानी के अलावा और कुछ नहीं बना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। तो नोट में हम लोग लिखेंगे इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल substances are formed। समझे ना कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइस से वाटर गया, वाटर से वाटर वेपर गया, तो यहाँ पे कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस तो बना नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि फिजिकल चेंज में नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट टॉपिक भी आता है जो कि केमिकल चेंज होता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता क्या है? एक ऐसा चेंज, मतलब कि केमिकल एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस तो बनता ही है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसका या फिर कंपोजिशन होता है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस के मुकाबले अलग हो जाता है। उसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज में क्या था कि उसमें उसका जो बेसिक कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन है वो ओरिजिनल ही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में चेंज हो जाए, उसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होने वाला था। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसका जो ओरिजिनल जो न्यू सब्सटेंस जो बनता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है या फिर केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट हो जाता है। उसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू substances having properties and composition different from the original substances are formed is called a chemical change। ठीक है। The process in which new substance तो बना ही, having properties and composition different from the original substance are formed is called chemical change। The process in which new substance तो बना, new substance having properties and composition different from the original substances are formed is called chemical change। इस चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज होता ही है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन या फिर बेसिक कंपोजिशन होता है वो ओरिजिनल से मतलब कि बेसिक कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। या फिर बोलेंगे जो न्यू सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से चेंज हो जाता है, उसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पहला है बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कोल। पेपर का काम क्या होता है? लिखना, उस पेपर में लिख सकते हैं। वुड का काम क्या होता है? हम घर बनाना। कोल का काम क्या होता है? जलना। यानी कि हम लोग अगर जैसे पेपर को अगर हम लोग जला लिए या फिर वुड को हम लोग जला लिए या फिर कोयला को हम लोग जला लिए तो उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगा। मतलब कि पेपर को हम लोग पेपर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे केमिकल चेंज लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी पेपर को हम लोग जला दिए, फिर बाद में इसको बर्न कर दिए, तो वो उसमें हम लोग कुछ लिख पाएंगे नहीं ना, तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। सेम टू सेम वुड का काम क्या होता है? मतलब कि बेसिक बोले तो हम फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर पे हम लोग बैठते हैं, बेड बनता है, सोफ़ा बनता है, ठीक है। वुड का क्या होता है? वही होता है। अब उसी बेंच डेस्क को अगर हम लोग जला देंगे तो वो बैठने का काम होगा, मतलब कि उसमें अगर हम लोग बैठ पाएंगे नहीं ना, तो उसका जो केमिकल चेंज है वो चेंज हो गया, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, समझे ना। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओरिजिनल सब्सटेंस क्या हो गया? पेपर का काम क्या हो गया? पेपर लिखना हो गया कि यहाँ पे लिख दिया केमिकल चेंज।
और फिर इसी पेपर को हम लोग जला दिए। जलाने के बाद इसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख पाएंगे पेपर में? नहीं ना, तो वही केमिकल चेंज हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो बताए थे। क्या बताए थे? चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बताए थे कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है? वो तो हमको भी नहीं पता। और कर्ड का मतलब कि जानते हैं कि मिल्क का कंपोजिशन अलग होता है और कर्ड का कंपोजिशन भी अलग होता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन तो अलग हो गया, तो यानी कि ये भी केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो इस सीधा बेसिक सा प्रिंसिपल यही है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल मतलब पहले एग्जांपल बता देते हैं। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हो गया, और तीसरा एग्जांपल हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये 3 एग्जांपल हो गया। नोट्स में जो है बहुत सारा एग्जांपल होगा, तो उतना एग्जांपल कराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग अभी 10th में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा एक नोट में बता देते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। सीधा सिंपल डेफिनेशन पे उतना रट्टा मार नहीं करना है, बस समझना है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। नो चेंज इन इट्स बेसिक composition from one state to another state, ठीक है। सिंपल से यही याद रखना कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं करता, चाहे वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ही क्यों ना चल गया हो, बेसिक कंपोजिशन सेम रहता है, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या हो जाता है कि changes in its basic composition from one state to another state। केमिकल चेंज में क्या हो जाता है कि जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो चेंज कर जाता है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का भी चेंज हो, चाहे वो अगर वो ओरिजिनल लिक्विड भी हो और फिर बाद में वही लिक्विड हो, उतना ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का चेंज होना ही ज़रूरी है। बस यही याद रखना कि यहाँ पे जो है वो नो चेंज होता है बेसिक कंपोजिशन के। बेसिक कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, और केमिकल चेंज में होता है कि इसका जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। सिंपली से ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पे स्टेट का चेंज हो कि फिजिकल चेंज हो कि जो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में गया उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, और केमिकल चेंज हो गया जो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाता है उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। ये गलत हो गया। ऐसा अगर ये गलत हो गया तो यहाँ पे जो चेंज इनटू मिल्क इनटू कर्ड है वो क्या है। यहाँ पे भी अगर सिंपली बोलेंगे मिल्क भी एक लिक्विड फॉर्म में है तो कर्ड भी एक लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे भी स्टेट का चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्टेट से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक कंपोजिशन से डिसाइड करेंगे, मतलब केमिकल कंपोजिशन से डिसाइड करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, और
केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक बात याद रखिएगा, जो केमिकल चेंज होता है ना उसी को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से बोलेंगे। केमिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज ना हो रहा है ना, तो इसको केमिकल रिएक्शन को इसको इससे भी बोल सकता है। अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस या फिर सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन चेंज into new substances with entirely different properties। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय सब्सटेंसेस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेता है वो बाद में न्यू सब्सटेंस में फॉर्म कर जाता है, जिसका जो प्रॉपर्टी होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि जो इसकी ये सब्सटेंस है, ये कोई है सब्सटेंस और इसके साथ कोई रिएक्शन करा दिया, तो ये न्यू सब्सटेंस बना। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है उसको रिएक्शन करा के वही न्यू सब्सटेंस बन गया। और न्यू सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी होगा? इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस के मुकाबले डिफरेंट हो जाएगा, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई सब्सटेंस रिएक्शन में अगर पार्ट लेता है तो वो बाद में न्यू सब्सटेंस में चेंज कर जाता है, जो कि उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से बहुत अलग हो जाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल इससे बताया था ऊपर में, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। एक मिनट, हाँ, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क है, मिल्क एक सब्सटेंस और कर्ड न्यू सब्सटेंस है। इसका मिल्क का प्रॉपर्टी और कर्ड का प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग शो करता है ना। कर्ड खट्टा होता है, मिल्क मीठा भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों अपना अपना प्रॉपर्टी डिफरेंट शो कर रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन का इसका एग्जाम्पल वही रहेगा। एग्जाम्पल क्या देंगे?
वही चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो टाइप रहता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें भी दो टाइप रहता है। देखते हैं ना, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन देखे होंगे H2 प्लस O2 गोज टू H2O होता है ना, तो यहाँ पे देखते होंगे एक लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, एक राइट साइड में लिखा रहता है केमिकल रिएक्शन। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में मतलब कि जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो रिएक्ट करके जो रिएक्ट करके जो बना है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दो साइड रहता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक एरो, ये एरो डिसाइड करता है। ठीक है, ये एरो डिसाइड करता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो एरो के लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जो एरो के लेफ्ट साइड में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो एरो के राइट साइड में जो न्यू केमिकल फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट क्या बोलेंगे कि द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंस। मतलब कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट in the reaction are called reactants। RESCTENTS। ठीक है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर में करा है, एग्जाम्पल में ये है H2 and O2 are the reactants। रिएक्टेंट्स एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बोलेंगे कि द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्म किया है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म किया है उसी को प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म किया है उसी को प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द न्यू substances formed as a result of the chemical reaction are called products। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल में क्या है H2 प्लस O2, तो रिएक्टेंट हो गया। जो H2O बनाया न्यू सब्सटेंस उसी वही एग्जांपल होगा प्रोडक्ट का। तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, H2O इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या इसमें आ सकता है एक, हाँ 2 या 3 नंबर में ये आ सकता है। ठीक है, तो समझ में है ना, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं। रिएक्टेंट उसको बोलेंगे जो
रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो H2 और O2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया वो रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि जो वो सब्सटेंस जो रिजल्ट के तौर पे बना हुआ है उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो H2O है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो H2O जो है वो इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वो जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला प्रॉपर्टी जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, देखिए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी वो ये है, फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस। जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो H2 और O2 है, फिर बाद में H2O बन गया, यानी कि ये दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट के फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड स्टेट के फॉर्म में बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें फिजिकल स्टेट का चेंज होना तय है, होगा ही होगा, 95% केस में होगा ही होगा। अब 5% रेयर केस होता है जो कि जिसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्शन का जो फिजिकल स्टेट है वो नॉर्मली चेंज करता ही रहता है। इसका हम जैसे एग्जांपल देते हैं, इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg बोलते हैं, द reactants that is magnesium is a metal। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो मेटल होता है, और वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, एंड एयर यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इज ए गैस। ठीक है, बट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए वाइट पाउडर। बट जो ये दोनों जब रिएक्ट किया तो जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो वाइट पाउडर के फॉर्म में बना है। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेंज हुआ है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का वो प्रोडक्ट में अलग हो गया है। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेट है, मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है और एयर जो गैसेस स्टेट में है, वो प्रोडक्ट में आके पाउडर फॉर्म में हो गया है। NCERT के एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा, ये वाला एक्टिविटी में मेरे ख्याल से 1 मिनट, मेरे अंदाजे से फर्स्ट पेज पे ही ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा कि क्या होता है जब
हम लोग मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर होता है। यहाँ पे रिएक्शन हम लिख देते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और फिर जो प्रोडक्ट बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है, और ये जो है वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि जो केमिकल रिएक्शन का जो फिजिकल स्टेट है वो नॉर्मली चेंज करते रहता है। एग्जांपल ये भी बता दिए कि इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम द रिएक्टेंट दैट इज मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड एयर इज ए गैस बट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए वाइट पाउडर। कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड है और एयर जो है वो गैस है, बट इसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये जब ये दोनों मिलकर रिएक्ट करता है तो उसका जो प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो वाइट पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। यानी कि रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो प्रोडक्ट में आके चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है चेंज इन कलर या फिर चेंज ऑफ कलर। कलर का चेंज होना वो भी आप देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में लिए थे, इसमें लकड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। जो वुड होता है वो ब्राउन कलर होता है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कलर का चेंज होना ही है, मतलब कि कलर का भी चेंज होगा। इसमें केमिकल रिएक्शन में कलर का भी चेंज होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डिफरेंट combination of molecule reflect light differently, therefore a color change indicate change of molecule। बताया था, लकड़ी वाला बताया था, जो वुड होता है वो ब्राउन कलर रहता है। फिर जब उसको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बर्न करता है तो वो एसेस में कन्वर्ट हो जाता है या चारकोल में। चारकोल मतलब कि लकड़ी का कोयला इसको बोलते हैं चारकोल को। तो इसका जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किए कि जो रिएक्टेंट का जो कलर है और जो प्रोडक्ट का जो कलर है उसमें चेंज हम लोग को देखने को मिलता है, चेंज इन कलर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं केमिकल के फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल लेंगे, व्हेन कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन react a color appears due to the formation of brown color nitrogen dioxide।
एग्जाम्पल में क्या लिए, जब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि इसका केमिकल लेंगे, नाइट्रो या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का वो कलरलेस होता है, और जो ऑक्सीजन का कलर होता है, कभी ऑक्सीजन का कलर देखे नहीं होंगे, बता देते हैं। जो ऑक्सीजन का कलर होता है वो स्काई ब्लू होता है, स्काई ब्लू टाइप का होता है। जब ये कंबाइन करता है तो ब्राउन कलर बनता है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें रिएक्शन जो होता है वो उसमें कलर का चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो ओवरऑल कलर है वो स्काई ब्लू है, जो प्रोडक्ट साइड में जो ओवरऑल कलर है वो ब्राउन कलर है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूड कर दिए कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली, देयरफॉर ए कलर चेंज इंडिकेट चेंज ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करने पर वो कलर चेंज कर देता है। मतलब कि सीधा मानिए कि जो रिएक्शन करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो चेंज हो जाता है कलर उसका। ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट के नाम से बोलते हैं। प्रेसिपिटेट PITATE, हाँ गलत हो गया था। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड। अब आप लोग पूछेंगे प्रोडक्ट में तो नया न्यू प्रोडक्ट तो बनता ही है, प्रोडक्ट में न्यू सब्सटेंस तो बनता ही है, तो इसमें क्या नया चीज़ है। यहाँ पे जो है वो एक ऐसा सॉलिड होता है वो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब अभी आप लोग के लेवल में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे होंगे, उसके नीचे में कुछ बैठ जाता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलेंगे, सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied with formation of precipitate। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन वो जो प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन करता है। तो एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो एग्जांपल है वो NCERT में ही दिया हुआ है। NCERT के एक्टिविटी 1.2 में देखिएगा ना, NCERT के एक्टिविटी 1.2 में देखिएगा, इसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे, व्हेन ए कलरलेस सॉल्यूशन of lead nitrate and potassium iodide are mixed, a yellow precipitate of lead
आयोडाइड इज फॉर्म। ठीक है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन न्यू सॉलिड प्रेसिपिटेट का जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट का अगर हम लोग कलरलेस सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो वो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, स्कूल में ये सब एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब भी होगा ये एक्सपेरिमेंट होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे लेड नाइट्रेट होता है, जब उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट को जनरली हम लोग पीपीटी बोलते हैं, येलो पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, तो समझ में आया। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि प्रेसिपिटेट बना देता है, प्रेसिपिटेट बना के बैठा देता है अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस या फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है या जिसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन मिलेगा जिसमें कि जो प्रोडक्ट साइड में होता है उसमें गैस निकलने लगता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेंगे CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये दोनों का जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट वो CO2 यानी कि गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये छोटा एग्जांपल हो गया। तो एक बढ़िया से एग्जांपल देते हैं, पहले इसके लिखते हैं इन सम गैसेस ए गैस में बी इवॉल्व। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें गैस का इवॉल्व होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी से लिए हैं जो कि देख सकते हैं एक्टिविटी 1.3 में होगा। एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.3 इसमें देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? जिंक reacts with dilute hydrochloric acid hydrogen gas come out forming bubbles। ठीक है, जो जब हम लोग जिंक को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है बबल्स के फॉर्म में। तो रिएक्शन लिखेंगे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
goes to हाइड्रोजन गैस। मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि अगर हम इसका बात आगे बताएंगे कि इसका स्केलेटल फॉर्मेशन बताएंगे, हर चीज़ जितने भी अभी लिखा है ना वो सबका हम स्केलेटल फॉर्मेशन हम बता देंगे। स्केलेटल होता है कि उसको एलिमेंट्स के रूप में लिखना है, कि एलिमेंट्स के रूप में कैसे लिखते हैं, तो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आता है जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज पे आता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो होगा ही, ये तो कॉमन सी बात है। जितने भी सब आप लोग एग्जाम्पल देखे थे, जो कि पहला एग्जाम्पल लिए थे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था, या फिर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ था। पीछे पलट के देखिएगा तो दूसरा नंबर में चेंज इन कलर, पहला चेंज में क्या लिए थे, पहला कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल क्या लिए थे, जो फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस में है उसका एग्जांपल क्या था, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न किया यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ। कहाँ मैग्नीशियम 25 डिग्री पे था, अब वो कहाँ +100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हुआ। सेम टू सेम सेकंड प्रॉपर्टी में भी वही होगा, जो चेंज इन कलर का जो एग्जांपल लिए थे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर का चेंज होगा। फिर थर्ड एग्जांपल लेंगे, जो लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कराएंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। या फिर पीछे वाला एग्जांपल लेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्मेशन ऑफ बबल, जो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ वो उसका जो सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि जो सॉल्यूशन बनता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर में क्या कंक्लूड करेंगे, ये जितना भी सब ये फोर्थ का कंक्लूजन मिला के क्या बोलेंगे, एज ए केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied by एनर्जी चेंजेस। ठीक है, हमेशा इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन का कितने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। तो केमिकल रिएक्शन ओवर पर समरी दे देता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जो फिजिकल स्टेट होता है वो नॉर्मली चेंज करता है। दूसरा क्या था, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर। ठीक है, कलर का भी चेंज हो जाता है। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड दैट इज प्रेसिपिटेड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड होता है। और फोर्थ जो होता है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस।
या फिर बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और जो लास्ट है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर यही कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल रिएक्शन में होगा। कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जो इन पांचों को सेटिस्फाई नहीं करे। इन पांचों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा केमिकल रिएक्शन में। कोई ना कम से कम कोई एक सेटिस्फाई करेगा, ये वाला तो पक्का करेगा। ये हर केमिकल रिएक्शन में ये सेटिस्फाई करेगा, जो कि चेंज इन टेम्परेचर है, हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी ये हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर करेगा कि टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अब दो गो नोट लिखा देते हैं जो काम दे देगा आगे। नोट, पहला नोट लिखते हैं, नॉर्मली ए केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड cannot be easily reversed। पहला तो आप लोग समझ ही गए हो कि जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है और रिवर्स नहीं होता, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। एग्जाम्पल दिखाए ही थे, जो मिल्क और कर्ड का होता है, कर्ड को वापस से मिल्क में चेंज तो नहीं कर सकता है ना। तो केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और कैनॉट बी इजली रिवर्स भी नहीं करा सकते हैं। तो ये आप लोग जानते थे। और दूसरा जो नोट है वो है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ bonds between the atom of reacting molecules and simultaneously formation of new bonds between the atoms of the molecules of the product। तो सेकंड नोट इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है कि जो केमिकल चेंज के दौरान जो बॉन्ड होता है वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, मतलब कि जो बॉन्ड होता है एटम के बीच में या फिर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में वो टूटता है और उसी टाइम साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि उसी टाइम जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं तो उसी टाइम नए बॉन्ड्स भी बनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, मतलब कि पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं। मतलब कि जैसे बोलेंगे 9 से 10 है, 9 से क्लास आप लोग क्लास 9 से क्लास 10 है, तो पुराने दोस्त छूट गए। पुराने दोस्त तो कुछ मतलब कि क्लास 9 से क्लास 10 जाने में उतना तो चेंज नहीं होता है। जैसे कोई रेयर केस हो गया, जैसे कि कोई जो आपके फ्रेंड है वो स्कूल चेंज कर लिए सडनली, या हाँ स्कूल चेंज कर लिए या फिर आप ही स्कूल चेंज कर लिए, तो पुराने जो फ्रेंड्स हैं वो सब तो छूट जाएंगे। और जो नए स्कूल में आप लोग आप आएंगे तो वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि केमिकल उसी तरह केमिकल चेंज में क्या होता है, पुराने जो बॉन्ड होते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में वो टूट जाता है और उसी समय जो होता है
वो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझे ना। जैसे कि आप पुराने स्कूल में थे तो आप लोग में पुरानी दोस्ती थी, ठीक है। फिर सडनली क्या हुआ कि आपको मजबूरन स्कूल चेंज करना पड़ा, न्यू स्कूल में जाना पड़ा। तो न्यू स्कूल में क्या हुआ, न्यू स्कूल में आप लोग आपके पुराने जो दोस्त हैं वो सब, उनका तो कांटेक्ट टूट गया, बट उसी टाइम जो नए दोस्त से बॉन्ड बना, मतलब कि नए दोस्त से कांटेक्ट हुआ। तो ये यहाँ पे भी वही है कि पुराने बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं, यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आप आई होप कि समझ में आया होगा। आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल इक्वेशन तो ख़त्म कर दिए, केमिकल रिएक्शन। अब अगला टॉपिक लेंगे केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, और जो नोट्स है वो अपलोड कर देंगे दोनों जगह पे, यानी कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, ठीक है। दोनों में अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकेंगे नोट्स को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।